अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मोहब्बत और आशिकी की लाजवाल दास्तानें तो आपने सुन ही रखी होंगी। शीरीं, फरहाद, लैला मजनू, हीर रांझा से लेकर रोमेट और जूलियट तक के किस्सों पर बेशुमार ड्रामे और फिल्में तख्लीक की गई। लेकिन मैं आज आपको ऐसी इश्क की लाजवाल कहानी सुनाऊंगा जो तारीख में अनमट निशान सब्त कर गई। गुफ्तगू को आगे इस बढ़ाने से पेशतर आपसे गुजारिश है कि चैनल तलाश हक विद आमिर हाशमी को सब्सक्राइब करें और हर बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। दोस्तों, हर जज्बा जन्म लेने के लिए मोहब्बत का मोहताज होता है। हर एहसास मोहब्बत से कशीद किया जाता है। हर इंसान अपनी जहनी सलाहियत और मिजाज के मुताबिक मोहब्बत को समझता है और हर इंसान मुख्तलिफ मराहिल और लम्हों में इस भेद को समझता है। अगर मोहब्बत अपनी ज़ात से है तो ये आपको ज़ात के अंदर लालच, तकब्बर और खुद गर्जी पैदा कर देता है और उसके हसूल के लिए जायज़ और नाजायज़ का फ़र्क फरामोश कर देता है। यानी अपनी की अना की तस्कीन चाहता है और ये मोहब्बत अपने जैसे दूसरे इंसानों से जीने का हक छीन लेता है। लेकिन हकीकी मोहब्बतों में एक मोहब्बत नज़रिए से भी होती है जिसके सामने दूसरी तमाम मोहब्बतों के सिलसिले मानद पड़ जाते हैं। मोहब्बत का ये जज्बा अनोखा और कुर्बानी तलब होता है, जहां मोहब्बत करने वालों को आजमाइश की खारदार रास्तों से गुजर कर लहूलुहान होना पड़ता है और कभी उसकी कीमत उन्हें जान देने की शक्ल में अदा करनी होती है। दूसरी जंग अजीम के बाद जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर अपने एटमी हथियार इस्तेमाल करने के दुनिया में सुपर पावर होने का इंदिया दे दिया था और रूस जैसा मुल्क भी उस टेक्नोलॉजी की वजह से खौफजदा था कि उसे अब ताकत के इस गैर मुतवाजन पोजीशन को अपनी एटमी ताकत के इजहार से तवाज़ुन वो कायम कर सकता था। लेकिन यहाँ उसका मसला, सबसे जो बड़ा मसला था, वो उसकी टेक्नोलॉजी का असूल था जिसका हामिल फ़कत अमेरिका था। रूस दिन रात इस तगदो में था कि जल्द अज जल्द इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया जाए। अब आते हैं उस नज़रिए से मोहब्बत के आशुफ्ता सर लैला मजनू के किस्से की तरफ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस फिक्र से इश्क पर कुर्बान कर दिया। दोस्तों, इस कहानी का आगाज़ अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से होता है, जहाँ जूलियस रोजबर्ग, जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर था, एक नज़रियाती और गहरी सोच समझ वाला नौजवान था। बड़ा ज़हीन इंसान था। उसने कार्ल मार्क्स के नज़रिए से मुतासर होकर कम्युनिज्म की तरफ वो राग़िब हुआ। उसने जहां अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियां निभाईं तो वहीं कम्युनिज्म के नज़रिए का बड़ी गहराई से मुतायला किया। फ्रेडरिक एंगल्स, मार्क्स और दूसरे तमाम मुफक्किरीन को उसने पढ़ा। उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात इत्तफाकन एक खूबसूरत लड़की एचल रोजबर्ग से हुई। लेकिन ये मुलाकात मोहब्बत में तब्दील उसके हुस्न की वजह से नहीं हुई, बल्कि दोनों ही कम्युनिज्म के नज़रिए से वाबस्ता थे। दोनों में ये मोहब्बत और शादी की वजह उस नज़रिए से बंधन का रिश्ता था। दोनों ऐसी फ़िक्र के असीर थे जिसमें माशरे में समाजी तफरीक ना हो, इमारत और गुर्बत की हदबंदियाँ ना हो, जहाँ उन्होंने अमली तौर पर कम्युनिज्म के लिए किरदार अदा करने का अहद व पैमा किया। आपको शायद ये सुनकर हैरत होगी कि ऐसी मोहब्बत जिसका अंजाम फ़कत वसाल या हिजर से होता है, मुख्तलिफ ये जो मोहब्बत थी ये मुख्तलिफ थी, और क्योंकि ये नज़रिए के लिए थी। दोनों में एक कदर मुश्तरक थी कि दोनों सरमायादाराना निज़ाम और उसके इस्तेसाली साम्राज्य एजेंडे से नफरत करते थे। कम्युनिज्म का नज़रिया उनके रगो पै में समाया हुआ था। बहरहाल 1939 में इन्होंने शादी की। जूलियस को अमेरिका में 1940 में फ़ौज के सिग्नल कोर में नौकरी मिल गई और यूं उसके पास हसास मालूमात मिलना उसे शुरू हो गई, जिसे उसने इंतहाई राजदाराना तरीके से मुरतब करके सोवियत यूनियन को मुंतकिल करना शुरू कर दी। अगरचे ये मालूमात रेडार सिस्टम और जदीद एयरक्राफ्ट सिस्टम के हवाले से था।
कुदरत से जूलियस को एक इसी जगह तक रसाई दे दी थी कि जहाँ की खुफिया मालूमात को वो अपने ख्वाबों की जन्नत रूस भेजकर अपने अधूरे ख्वाबों में रंग भरता वो चला गया। इसी असना में उसने अपने साले जो उसकी बीवी का भाई था डेविड गिनग्लॉस को एक हसास अदारे में मुलाजमत दिलाने में कामयाबी हासिल की। इस तरह न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक उसको रसाई हासिल हो गई और अपने साले डेविड के जरिए न्यूक्लियर वॉरहेड्स के ड्राइंग्स उसने उससे लिए और उसको रूस भिजवाया। बिलाखिर अमेरिका की खुफिया एजेंसी को रूस के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर दस्तरस का इल्म हुआ तो उन्हें जूलियस के बारे में कुछ मालूमात मिली, तो उन्होंने उसकी सरगर्मियों को वाच करना शुरू कर दिया और जहाँ तक के सबूत मिलने पर उसे 1950 में गिरफ्तार कर लिया। जूलियस से राज उगलवाने के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए कि वो अपने साथियों के नाम अफशा कर दे, लेकिन तमाम दर जिस्मानी तशद्दुद हर तरह के हरबों के बावजूद जूलियस ने जुबान न खोली, न ही अपने साथियों के बारे में कुछ बताया। उसे तरगीब दी गई कि अगर वो साथियों और मंसूबों के बारे में बताएगा तो उसे माफ़ कर दिया जाएगा। इसी तरह जूलियस पर दबाव डालने के लिए उसकी महबूब बीवी एथिल्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर वही सब हरबे इस्तेमाल किए गए जो इससे पहले जूलियस पर आजमाए जा चुके थे। आखिर में उसे कहा गया कि अगर वो अपने खामन के खिलाफ गवाही दे दे तो उसे माफ़ कर दिया जाएगा। इस बार एथिल के सामने एक जिंदगी का रास्ता था और दूसरी तरफ अपने खामन की मोहब्बत और नजरिए से इश्क था, और यहाँ नजरिया उसकी जिंदगी पर बाजी ले गया। उसने तफ्तीशी अफसरान की तमाम तरगीबात को हकारत से ठुकरा दिया। अमेरिका के हुकाम का सख्त दबाव उनकी झुंझलाहट की चुगली खा रहा था, इसलिए भी कि उनके दुनिया भर में वाहिद हुक्मरानी के ख्वाब चिकना चूर हो चुके थे और रूस ने एटम बम बना लिया था जो उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करने के दरपेश था। अब अमेरिका के पास अपनी खफ्त मिटाने को एक ही रास्ता महफूज था कि वो ये दावा कर सके चूंकि रूसी साइंसदान नाअहल और निकम्मे हैं, वो एटम बम बनाने की पोजीशन में न थे, लेकिन उन्हें जूलियस और उसकी बीवी की वजह से ये टेक्नोलॉजी चोरी करके एटम बम बनाया और अपनी इसी बात को साबित करने के लिए जूलियस और उसकी बीवी के सर की कुर्बानी उन्हें दरकार थी। इस तरह जूलियस के सामने डेविड को भी तफ्तीशी अफसरान ने बावर कराया कि उसकी जान तब ही महफूज रह सकती है अगर वो अपनी बहन और बहनोई के खिलाफ वही बयान दे जो तफ्तीशी अफसरान को दरकार था। डेविड तफ्तीशी अफसरान का दबाव बर्दाश्त न कर सका, फिर उसने वही बयान दिया जो उसे मुहैया किया गया था। इस तरह एथिल्स पर दोबारा दबाव डाला गया कि वो अपने खामंद के खिलाफ बयान दे और अपनी ज़िंदगी को महफूज कर दे, लेकिन इस बार फिर एथिल्स ने इनकार कर दिया और उस इनकार के नतीजे में एथिल्स रोजबर्ग को भी सज़ा देने का फैसला कर लिया गया। और यूँ 19 जून 1953 का दिन था जब जूलियस और एथिल्स को सिंग जेल न्यूयॉर्क में इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर मौत के घाट उतार दिया गया। ये अमेरिका की तारीख का अनोखा वाक़या इसलिए भी था कि जिसमें सिविलियंस का कोर्ट मार्शल करके मौत की सजा दी गई थी। इस बेमिसाल जोड़े की मौत पर दुनिया भर में एहतजाज हुआ, जहां लोगों ने हुकूमत और अदलिया के गठजोड़ करार देकर अमेरिका अदलिया की गैर जानबदारी इंसाफ पर सवालिया निशान साबित कर दिए। उनकी मौत के बाद दुनिया भर के शोराए कराम ने उन पर गीत लिखे, बहुत सोने उस पर नावल्स भी लिखे, लेकिन पाकिस्तान में 15 मई 1954 को हमारे इनकलाबी और अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़ ने अपने खिलाफ कायम किए गए गद्दारी के इल्ज़ाम में, जब वो मिंटगोमरी जेल में पाबंद सरासर थे, तो उन्होंने एक शोराए आफाक नज़म लिखी जो उनके मजमुआ जिंदान नामा में शामिल है, जिसके बारे में उन्होंने दर्ज किया है कि ये एथिल्स और जूलियसबर्ग के खतूत से मुतासर होकर ये नज़म लिखी गई है। दरअसल
ये दोनों जो तब थे एक तफ्तीशी सेंटर में एक अलग-अलग सेल्स में जूलियस और एथल्स को रखा गया था, जहां इनके एक दूसरे की रसाई नहीं थी। रसाई का जरिया खतूत थे जो वो एक दूसरे को लिखते थे और पहुंचाते थे, एक दूसरे का हौसला बुलंद करते थे और पुरअज़्म रहने का कहते रहते थे। तो फैज़ ने क्या खूबसूरत नज़म लिखी। अर्ज़ है कि तेरे होंठों की फूलों की चाहत है हम, दार की खुश्क टहनी पे वारे गए। तेरे हाथों को शम्ओं की हसरत में हम, नीम तारीख राहों में मारे गए। सूलियों पर हमारी लबों से परे, तेरे होंठों की लाली टपकती रहे। तेरे जुल्फों की मस्ती बरसती रहे, तेरे हाथों की चांदी दमकती रहे। जब खुली तेरी राहों में शामे सितम, हम चले आए लाए जहां तक कदम। लब पे हरफे गजल, दिल में कंदील गम, अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की, अपना गम था गवाही तेरे हुस्न की। देख कायम रहे इस गवाही पे हम जो तारीक राहों में मारे गए। नारसाई अगर अपनी तकदीर थी, तेरी उल्फत तो अपनी ही तदबीर थी। किसको शिकवा है अगर शौक के सिलसिले, हजर की कत्लगाहों से सब जा मिले। कत्लगाहों से चुनकर हमारे अलम, और निकलेंगे उस शाख के काफले। जिनकी राह तलब से हमारे कदम, मुख्तसर कर चले दर्द के काफले। कर चले जिनकी खातिर जहांगीर हम, जान गंवा कर तेरी दिल भरी का भरम। जान गंवा कर तेरी दिल भरी का भरम, हम जो तारीक राहों में मारे गए। दोस्तों, मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ और आपसे ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आप चैनल तलाश हक को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करेंगे, और इस तरह के ताकि वीडियोस और भी आपको मिलते रहें। अपनी आरा से भी नवाजा करें और मुमकिन हो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दें। बहुत शुक्रिया।